क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे इसकी जो है क्वेश्चन आते हैं, वो भी चीजें को आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं अगर इस वर्ड को तोड़ू तो आइसो का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, सेम। सेम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कह देंगे। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं सोडियम प्लस, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑक्सीजन -2, यानी कि those species which have same number of electron in the atom is known as isoelectronics। जिसके पास, आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और प्लस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो हमारे पे चार्ज आता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, किसी को एक, ऐसे समझ लीजिए, आप समझाने के लिए छोटा सा तरीका समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप सभी लोग जो है सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार समझते हैं? यस सर। हाँ, आप लोग जो है एकदम बड़े धनी रीच है। मैंने कहा कि किसी से कर्जा लेने गया मैं 100 रुपया, तो जब आपने मुझे दिया तो मैंने लिया, तो मैं क्या हो गया, ऋणी हो गया। और आपने मुझे दिया, आप कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, जो देता है वो कैसा हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सिमिलरली सोचिए आप लोगों के ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस सर। क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, मान लीजिए समझाने के लिए, ठीक है ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो रिसीव करता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब जैसे ही प्लस आया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया होगा, डोनेट कर दिया होगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटॉन, यानी कि इसके पास कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, और उसने 2 ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है? अगर हाँ तो ये कैसा हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ 2023 का क्वेश्चन इसी पे आया था, 2022 का भी क्वेश्चन इस पे आया था। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक और पूछता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? जैसे एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 एंड नाइट्रोजन -3, इसमें बताइए कौन कौन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? सभी लोग बताना एक बार। कौन है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। ओके। यहाँ पे अगर जो ध्यान से देखिए तो तीनों की तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। एल्युमिनियम पे 13 होता है, 13 में 3 दे देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 10। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12, और 2 दे देगा तो कितना बच जाएगा, 10। नाइट्रोजन पे 7 होता है, 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ऐसे स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। ध्यान से फिर से अपनी जो है एकदम बिल्कुल याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहेंगे जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने पूछ दिया CO2 एंड N2O, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? सर है। यस सर। कैसे है, कोई बताना चाहेंगे? बोलिए शिवांशी। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कैसे है सर? कार्बन का, हाँ बोलिए अक्षरा, थैंक यू। सर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसके वैलेंस में 4 आते हैं। हाँ, और ऑक्सीजन का 8 होता है और इसके वैलेंस में 6 आते हैं, तो 4 में 2 प्लस हो जाएंगे उसका। हाँ तो
4 to 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो इस हिसाब से तो 11 हो जाना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप का आ जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। कार्बन के एक एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के एक एटम पे कितने होते हैं? 8। तो 2 एटम है तो यानी कि कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 16 into 22 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलिए, यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक एटम पे 7 होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 into 2 प्लस 8, और यहाँ पे 14 into 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर इस हाँ, अगर इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, सिंपली इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ओके, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, पहले एक दो। मुझे बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? मुझे बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? यस सर है। वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि NO2 एंड CO- क्या ये है? ओके, चलिए चेक करते हैं एक एक करके। अब हमारे पास का एक एक एटम को निकालना, आपको वहां प्लस माइनस भी दिया रहेगा तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि डर के मारे छोड़ देना। हमें क्या करना है कि सबके इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बस लिख देना है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 है, तो यानी कि 3 लिख देता हूं डायरेक्ट। ऑक्सीजन के एक एटम है, यहाँ पे 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाइड्रोजन पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अब यहां से जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 हो जाएगा। फ्लोरीन के एक एटम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 9। तो 9 into 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 18। सिमिलरली NO2 दिया हुआ है, NO2 यानी कि नाइट्रोजन कितना होता है? 7। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 into 2, और यहाँ पे हाँ कितना हो जाएगा? 23। और यहाँ पे कार्बन कितना होता है? 6। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। और यहाँ पे 21। कितना हो जाएगा? -1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था CO2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 14 1 15। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? नहीं, नो सर। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। NO2 वाले में तो मल्टीप्लाई किया। सॉरी, फिर से बोलिएगा पूर्वा। सर ये NO2 में तो मल्टीप्लाई किया। NO, एक मिनट, उसके बाद बहुत धीरे धीरे आ रही है, जस्ट 1 मिनट। सर 7 के आगे प्लस का साइन लगना हाँ था। सर, कहाँ पे? 7 के आगे। सर NO2 NO2 पे 7 के आगे प्लस का साइन into है। 8 लिखा है ना। हाँ 7 है ये। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा ना? ओके, सही जगह, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, ठीक है। पीछे आपने प्लस अब किया हाँ, प्लस ही की है। सर। से- 6 हाँ, into 3 होना चाहिए था यहाँ कहाँ पे? पीछे। ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के एक एटम, यहाँ तो कार्बन ऐसे थोड़े ना पूरा, ये कार्बन के लिए 6 लिखे, हर हाइड्रोजन के लिए 1 into 3। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, जबकि ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, चलिए, अब इस टाइप का आपको कभी क्वेश्चन दिखे तो आप निकाल सकते हो, जिसमें एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन जो है 1835। यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो होता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, एटॉमिक नंबर। ऊपर में जो लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक Atomic मास। मास। वेरी गुड।
अच्छा, Atomic mass. एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? Protons. प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है? 35। Protons. तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 35 35। और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 80। और आपको पता है एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे छूट गया है मास। 80 minus 35. वेरी गुड। एटॉमिक 80 minus वेरी 35 गुड, वेरी गुड। 45 एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको पता है प्रोटॉन, यहाँ पे एटॉमिक मास 80 दिया हुआ है, प्रोटॉन आपने जो है 35 निकाल लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 न्यूट्रॉन। 45. ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपने क्या कर लिया? न्यूट्रॉन निकाल लिया। अगर इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? जितना प्रोटॉन होता है उतना। कब? जब न्यूट्रल हो। अगर जब न्यूट्रल नहीं है तो फिर आपके लिए जो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर जो नेगेटिव है तो ऐड कर देना, पॉजिटिव है तो क्या कर देना? माइनस कर देना। वो कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन स्पीसीज इक्वल टू 18 16। इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 18। प्रोटॉन कितना दिया हुआ है? 16 और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 16। आपको पता है कि वो कह रहा है कि आपको जितना प्रोटॉन, यानी कि 16 किसका होता है? सल्फर का। तो यहाँ पे सल्फर लिख देते हैं। मास नंबर कितना हो जाएगा? 16 नंबर ऑफ 30 हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन, और ये कितना हो जाएगा? 32। 32. और आपको पता है कि प्रोटॉन से 2 ज्यादा है, इसका मतलब माइनस आ रहा होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। -2 ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे बुक में ना ऐसा भी लिखा हुआ रहे तो 16x 32 -2, आपको भले पता है 16 सल्फर के लिए होता है इसलिए आपने ऐसा लिख दिया, नहीं तो आप x के टर्म में भी लिख सकते थे। दोनों में से जो भी आपको आंसर लगे वो लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 2 छोटे छोटे टर्म का। जनरली इससे अब पूछे नहीं जाते। एक होता है आइसोडाइफर, ठीक है, एक होता है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होते हैं? और दूसरा होता है आइसोस्टेयर। दोज स्पीसीज विच द डिफरेंस बिटवीन, सीधे सीधे लिख देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन and proton are same, such type of species is known as आइसोडाइफर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया? थोरियम ले लिया और यूरेनियम ले लिया। ओके, अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर जब सेम आएगा तो आइसोडाइफर होगा। मुझे बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 90 और 92 ओके, हाँ वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। न्यूट्रॉन कितना हो 90. जाएगा? न्यूट्रॉन बताइए। 144. वेरी गुड, यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन हो गया? 144 हो गया। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे प्रोटॉन कितना होगा? 92. 92। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 92. 92 सॉरी 92 होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 92। अब मुझे बताइए न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 146. 144. 146। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आप अगर जब माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, और 13 में 9 गया तो 4, और यहाँ पे जो है 146। अब कहता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकालना है। हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकालते हैं। अब देखो न्यूट्रॉन माइनस
प्रोटॉन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 90। यहाँ पे भी n माइनस पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 146 माइनस 92। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 54 आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। अगर ऐसा टाइप का स्पीसीज दिखे तो ये दोनों हल क्या है, आइसोडाइफर है। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. आइसोडाइफर में क्या होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोडाइफर कह देते हैं। एक और आइसोस्टेयर्स, जो कि आईआईटी एडवांस में पूछा था, आइसोस्टेयर्स, ठीक है, दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ which have same number of atom and number of electron। इस टाइप के स्पीसीज को, सच टाइप ऑफ स्पीसीज is known as आइसोस्टेयर्स। ठीक है, जिनके पास क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है आइसोस्टेयर्स कह देते हैं। इसे देखिए CO2 एंड N2O की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना एटम है, एक। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, क्योंकि O2 का मतलब दो ऑक्सीजन के एटम से मिला के बना होगा O2। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल एटम 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 टोटल एटम जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम और यहाँ पे 1 एटम, यानी कि यहाँ भी कितने हो गए, 3। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। 3 तो इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो कार्बन पे 6 प्लस ऑक्सीजन पे 8 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 16, और यानी कि 22 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 22। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टेयर्स कह देते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल या डेवलपमेंट ऑफ बिफोर डेवलपमेंट बिफोर बोर्स मॉडल ऑफ एटम। यानी कि हम बोर्स मॉडल को पढ़ने से पहले एक्चुअली मैंने बताया कि जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी ना, उसको किसने सुधारा था, बोर्स ने सुधारा था। लेकिन हाँ, बोर्स और रदरफोर्ड के बीच में गैप आया, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है डेवलपमेंट हुई थी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें से पहला पॉइंट क्या कहा गया, लाइट पोजेसेस डुअल नेचर। ध्यान से सुनना, लाइट possesses dual nature। अब डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इसके पास ना 2 नेचर होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। इसी कारण से कई जगह ना लाइट को मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट की जो मैटर, उसे कहते हैं दो स्पीसीज विच हैव मास एंड वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ना क्या हो गया, ये वेव नेचर को भी शो करता है, पार्टिकल नेचर को भी सेव करता है। हमें यही जो है थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, आप लोगों ने कभी वेव देखा है? Yes. कहाँ देखा बताइए? कहाँ पे? सही बोल रहे थे कोई? समुद्र। समुद्र में मिला। थैंक यू।
यानी कि आप लोगों ने अगर जो समुद्र नहीं देखा होगा तो तालाब में पत्थर मारते होंगे तो जो है कैसा होता है, रिंग, सर्कुलर रिंग बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेव कह देते हैं। नदी के पास जो पानी आता है वो किस फॉर्म में आता है, यानी कि वेव के फॉर्म में आता है। उन्होंने कहा जो वेव होता है ना वो कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। और जबकि पार्टिकल नेचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। अब इसका समझाने के लिए मैं एक तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेव है और मैं यहां से ड्रॉप करा रहा हूं, और जैसे ड्रॉप कराऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से जो है गिर रहा है। यानी कि बॉल को मैंने अगर ऐसे गिराया, थोड़ा सा एकदम जो है स्लोप वाइज बना देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बॉल रखा तो बॉल हर एक पॉइंट पे गिरेगा। जबकि मान लो कि मुझे सीढ़ी बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार से। ओहो, पूरा मिट जाएगा। मान लीजिए सीढ़ी है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, उल्टा लिखना था ना। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अगर आपने यहां से बॉल गिराया तो 8 के बाद 6 भी गिरेगा, 8 से लेके वो 7 तक नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को गिराते हो तो हर एक पॉइंट पे होते हुए चलता है। इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। वाटर में जब वेव बनता है तो ऐसा नहीं करता कि एक जगह को छोड़ के जो है दूसरी जगह चले जाता है, ऐसा करता है क्या, नहीं। नो सर। वो हर एक पॉइंट पे होते हुए गुजरता है। इसीलिए आपसे पूछा जाए कि वेव जो नेचर होते हैं कैसे नेचर शो करते हैं, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, बोथ, तो आप कहिएगा कंटिन्यूअस वेव नेचर शो करते हैं। जबकि पार्टिकल जो नेचर होते हैं वो कैसा शो करते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ओके, इसको हम बाद में बताएंगे कि क्वांटाइज्ड होते हैं तो कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है मेन बातें बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो कौन कौन पार्टिकल नेचर होंगे, तो मैं 3-4 बातें लिख देता हूं। सर्टेन पार्टिकल, देयर आर certain particles shows wave nature। कौन कौन शो करते हैं, आप लोगों ने एक तो जरूर देखा होगा, इंटरफेरेंस, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा पोलराइजेशन, चौथा डिफ्रैक्शन। यानी कि इन सभी जगह पे आपने क्या देखा है, लाइट जो है कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर को शो करता है। इंटरफेरेंस हो गया, रिफ्रैक्शन यानी कि टकराने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो हर एक पॉइंट से नहीं किया जाता है। पोलराइजेशन यानी कि जब बहुत सारे रेस को हम लोग क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ पोलराइजेशन का, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, फिर इंटरफेरेंस का भी बताएंगे। आप लोगों ने चश्मे की दुकान पे गया होंगे तो वो जो है ना, देखिएगा लाइट ब्लू कलर का पास कराता है तो देखिएगा कहेगा कि देखिए ब्लू कलर जो है पास नहीं होगा, क्योंकि आपके लैपटॉप में जो निकलता है वो जो है ब्लू कलर निकलता है। तो कहता है कि इस टाइप से जो है क्या करता है, बहुत सारे हार्मफुल लाइट को एक सिंपल डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में जो है पोलराइज कर देता है। आगे हम समझाएंगे भी, चिंता मत कीजिए। कि तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पोलराइजेशन कर देता है। आपको बस अभी इतनी बात याद रखनी है कि 4 फिनोमेना, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, यानी कि जो है वेव नेचर को शो करते हैं। अगर हम बात करें, हाँ जी बोलिए वरुण। सर लाइट भी तो हो सकती है सर, वेवलेंथ, वेव। हाँ, तो वही चीजें फिनोमेना हम लोगों ने जब बात किया कहाँ कहाँ आप देखते हैं, ठीक है। लाइट में दोनों हो जाती है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, इसलिए हम लाइट का नाम जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर आर सर्टेन फिनोमेना सर इंटरफेरेंस क्या होता है? अच्छा, इंटरफेरेंस बता देते हैं पहले।
इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको यहां पे मैं बता देता हूं, ये डबल स्लिट मैंने लिया और आपने क्या करा कि लाइट को पास कराया। अब जैसे मान लीजिए यहां से लाइट को पास कराया तो ये क्या हो जाता है कि टूट जाएगा। ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, यानी कि किसी एक रेज को उसने क्या कर दिया, दो पार्ट में कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया। इंटरफेरेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अब क्या होता है डिस्ट्रक्टिव? ठीक है। अब यहां पे कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यानी कि किसी भी सर्कुलर लाइट को अगर आपने दो या दो से जितना स्लिट लगाओगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे ही टूटेगा तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरफेरेंस कह देते हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो यहां पे क्या होता है कि दो अलग अलग वेव, जैसे मान लेते हैं कि एक वेव ऐसा है और दूसरा ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल साथ ही चल रहा हो तो ये क्या करेगा कि एक जो है ना बड़ा सा वेव बना देगा, ये कुछ इस प्रकार से बना देगा। तो यहाँ पे अगर जब दोनों साथ में हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि दो वेव मिलके एक बड़े वेव का निर्माण कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर मेरे पास मान लो डिस्ट्रक्टिव होता इंटरफेरेंस में, तो यहां पे क्या होता है कि एक वेव अगर ऐसा चल रहा होता और दूसरा वेव ऐसे चल रहा होता। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कितना मैग्नीट्यूड है। अगर जिसका 10 होगा इसका 8 होगा तो यानी कि कैसा चलेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चलेगा। अगर जिसका मैंने 10 मान लिया इसका 8 मान लिया तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि जब अपोजिट वाला मिल जाएगा और उसमें भी जिसका अगर नीचे वाला बड़ा होता तो नीचे डायरेक्शन में आ जाता, यानी कि इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह देते हैं। ठीक है, बोले यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात Yes, करते sir. हैं हाँ Yes, सेकेंड, sir. there are certain phenomena वैसे ये सारी चीजें ना आपको कहाँ पढ़नी है, फिजिक्स 12th में पढ़नी है। आप लोगों को वहां पे बताया जाएगा, वेव का एक यूनिट होगा वहां पे ये सारी बातें करनी है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का काम है कि छोटी छोटी बातें जो है आपको बता देते हैं ताकि कि आपको जो है आगे चल के दिक्कत ना आए फिजिक्स में। देयर आर सर्टेन फिनोमिना in which light shows क्या करेगा, पार्टिकल नेचर। एक तो कहां होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें यार इस सिलेबस में इसको पढ़ना भी है। एंड सेकंड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को एंड वेव नेचर को। पार्टिकल नेचर होता है डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करता है, जबकि वेव नेचर जो होता है वो क्या करता है, यानी कि जो है कंटिन्यूअस मैनर में जो है वो क्या करता है, वो शो करता है। सम पॉइंट में लिखा देता हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट of EMR।
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पहला पॉइंट। ये जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are associated with oscillating electric field and magnetic field। ये जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रिक के बने होंगे और किसके बने होंगे? मैग्नेटिक फील्ड से बने होते हैं। जितने भी EMR होंगे वो सभी के सभी किसके बने होंगे? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बने होंगे या मैग्नेटिक फील्ड बने होंगे। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे कोमा लगा देता हूं, कोमा, मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation each are perpendicular। यानी कि सभी के सभी क्या होंगे? एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में भी पूछा जा सकता है और फिजिक्स में पूछा गया था कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? तो आप क्या कहिएगा? परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। अब उसने पूछ दिया डायरेक्शन ऑफ, यानी कि कभी पूछ देता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल होगा वो कितना होगा? ऑप्शन दिया था 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 30 डिग्री। बताइए क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होंगे तो सभी के सभी कितने एंगल पे होंगे? यानी कि जो है 90 डिग्री पे होंगे। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, इसको जो है मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये क्या होंगे कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जितने भी लाइट होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। एक डायग्राम मैं बना देता हूं कि कैसे दिखते हैं तीनों के तीनों, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे भी नहीं पता, फिर मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए ना। एक वेव ऐसा जाएगा, ठीक है, और एक वेव जो है कैसा जाएगा? यहां से निकलता से हमारे पास डायग्राम है इस प्रकार। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, ठीक नहीं? यहाँ देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 3D डायग्राम है। एक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और इन तीनों के ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मैं लिख भी देता हूं। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करेगा
ये वो डायरेक्शन है, और ऊपर वाला जो है क्या है, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो नीचे वाला जो दिख रहा है वो क्या है, आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तीनों के तीनों देखिए, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, तो यानी कि कितना है, 90 डिग्री है। अगर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात करें तो ये लाइन के बीच और इसके बीच भी क्या है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि जिस डायरेक्शन में जो है वेव बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, चाहे आप यहाँ इसको 90 ले लीजिए चाहे इसको 90 ले लीजिए, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री पे बंधे होंगे। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। नो No, सर। ठीक sir. है, ओके, तो यानी कि हाँ सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं कि मेरे पास क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, ये देखिए ये वाला जो ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का है, ये इसको हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया, और ये वाला जो है इसको हमने क्या कर दिया, रेड वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। अब देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री, अगर जो ध्यान से देख पा रहे होंगे तो, यानी कि इस प्रकार से, तो इनके बीच भी 90 डिग्री होगा, इनके बीच भी 90 डिग्री होगा, और इनके बीच भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही 90 डिग्री है तो तीनों आपस में 90 डिग्री है, और इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से ले लिया। तो वही कहते हैं कि यानी कि जो तीनों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर ईच आर परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, हाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है क्या, हाँ, तो यानी कि क्या है, बिल्कुल ये तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी चीज को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो है मूव करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ पे किन्हीं को, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच डायरेक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेट करेंगे। मैंने बताया कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बात मैंने बताया, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अब हम बात करते हैं, 4 पॉइंट आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। या तो हमने आगे छोड़ दिया था, चलिए पहले मैं यहां समझा देता हूं क्या होता है, या पीछे समझा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम लोग जो है यहां से हम पहला बात करते हैं वेव लेंथ की। जब ऐसा कोई वेव है, जैसे मान लो ये कोई है, तो इसका वेव लेंथ, इसका हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड। हम सबसे पहले बात करते हैं वेव लेंथ की। वेव लेंथ क्या होता है, द कंसेक्यूटिव ठीक है, यानी कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, ट्रफ एंड क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कोई वेव है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो रस्सी को एक बार मूव कराइएगा एक छोर से पकड़ के, तो आपको वेव दिख जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर में होता है। ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रस्ट, और नीचे वाले पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रफ। अगर यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। और यहां से भी, कहीं से भी, जहां से आप शुरू कर रहे हो और जहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि वापस से शुरू हो जाएगा,
यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ के भी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कह देते हैं। और यहां से यहां भी अगर जैसा होता, सॉरी, अगर यहां से यहां डिस्टेंस भी होता तो इस डिस्टेंस को यानी कि यहां से लेके यहां तक को भी हम लोग क्या कह देते, लैम्डा। Wavelength. ठीक है। और लैम्डा को रिप्रेजेंट, इसको जो हम लोग लैम्डा से जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आप घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि सिर्फ यहां से यहां, नहीं, यहां जहां से शुरू हुआ है वहां तक अगर जो डिस्टेंस ले लेंगे उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। ठीक है। वेवलेंथ के लिए मैंने आपको एक बात बता देता हूं, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। अब शायद आप भूल जाओगे, लेकिन आपके घर में ऐसे एक जो है स्लोगन से याद कराते हैं। आप लोगों ने CFL देखा है? Yes. हाँ, उसी के नाम से हम लोग क्या कह देते हैं, इसको जो है यूज करते हैं। C से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। म्यू को क्या कह देते हैं, Frequency. फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या कह देते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा। ठीक है, हम लोग जो है क्या कह देते हैं, लैम्डा भी कहते हैं इसको, सिंबल लैम्डा होता है या वेवलेंथ। आप इसको लैम्डा से याद रखोगे तो CFL पे जो है बन जाता है, तो यानी कि आसानी से आप लोग याद रख सकते। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से लेंथ का स्पेलिंग गलत हो गया, GTH, LENGTH। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जो है इसको याद रखने के लिए आप CFL का यूज कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाते कैसे से आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। ठीक है, ओके। अब इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको जो है याद रख लिया कि इसका जो क्या हो जाता है, यानी कि जो है इसको जो है CFL कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। हम किसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी को जो डिनोट किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। सीधे V नहीं लिखा जाता, V को हल्का सा कर्व कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेव पास्ड इन यूनिट टाइम, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/T। इसको सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है। इसका जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, सेकंड इनवर्स हो जाता है। कई जगह पे इसको एक और नाम से भी जाना जाता है और उसको कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या हो जाती है, या तो सेकंड इनवर्स दिया रहेगा या सेकंड 1/सेकंड को हम लोग क्या कह देते हैं, हर्ट्ज कह देते हैं। तीसरा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। हम तीसरा बात करते हैं वेव नंबर का। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव present in unit length। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेव नंबर कह देते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पे जो है बार लगा दोगे तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव इक्वल टू 1/λ। और आपको पता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अच्छा यहाँ पे ये T का मतलब होता है टाइम, और इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, V बार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया वेव नंबर, और लैम्डा का मतलब क्या हो जाता है, वेवलेंथ या लैम्डा, जो भी कहना है, वेवलेंथ। ओके, अब ये तीनों फॉर्मूले का हम यूज करके एक दो क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले ये देख लीजिए, यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, एक और पॉइंट रह गया ना, एम्पलीट्यूड, फोर्थ पॉइंट, उसको भी कवर कर देते हैं या यही लिख देते हैं, यहीं पे लिख ही देते हैं, एम्पलीट्यूड। The distance the highest
distance of crust and deepest distance of trough is known as एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ओके, जैसे यहां पे देख लीजिए क्या होता है, या तो आपका ये है मान लीजिए वेव, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये हाईएस्ट डिस्टेंस है क्रस्ट का, इसको हम लोग क्या कह देंगे? एम्पलीट्यूड कह देंगे। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम भी क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कह देंगे। ओके, अब यहां पे आप लोगों ने सीख लिया होगा किसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, किसे जो है इस प्रकार से, और ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कह देते हैं। इस प्रकार से जो है वेव आपकी बात करते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि कहां कहां जो है आप लोग यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ ना, तो उसके पास कौन कौन से रेज थे? तो आप सभी को पता होंगे, कॉस्मिक रेज थे। जब हमने स्पेक्ट्रम किया गया, उसमें कौन कौन से रेज आए? कॉस्मिक रेज आए, गामा रेज आए। ठीक है, फिर क्या है? एक्स रेज आए, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? कहां पे? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, यानी कि क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी, वी से क्या आ जाता है? विजिबल। माइक्रो वेव्स, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन इंफ्रारेड, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज होगा, थोड़ा सा उल्टा हो लिख दिए, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड यहां पे क्या हो जाएगा? रेडियो वेव्स। यहां पे हम इसको कैसे याद रखते हैं? क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे तो आपके भी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं अब सुनिएगा, आपको 8 मिनट तक सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे, इन्हीं रेज के बारे में। नीचे की ओर जाने पे वेवलेंथ क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नीचे की ओर जाने पे क्या होते हैं? वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं। ऊपर की ओर जाने पे एनर्जी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज, इंक्रीज होते हैं, जस्ट अपोजिट। अब देखो, साइंटिस्ट लोग जो हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो काली हम लोग जो वेपन बनाते हैं, कॉस्मिक रेज जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक रेज है वो कॉस्मिक रेज है, लेकिन भगवान ने देखो कितना अच्छे तरीके से बनाया, इसको ज्यादा दूर तक ट्रेवल करने के लिए नहीं कहा। अगर ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता तो मैं यहीं से जो है क्या करता? बटन दबाता, कॉस्मिक रेज से चाइना में जाके आक्रमण कर देता। ये क्या है? ज्यादा दूर तक नहीं, इसको भगवान ने पावर तो दिया, बहुत पावर दिया, लेकिन ये क्या कर सकता है? थोड़ा दूर ही चल सकता है। ऐसे मान लो, बंदूक तो दिया मेरे को, लेकिन वो कितना दे रहा है? 100 मीटर, तब तक तो दूसरा लठ लेके मार के चले जाएगा। तो इसीलिए इसके पास पावर तो, एनर्जी तो बहुत है, लेकिन इसके पास डिस्टेंस जो है वो बहुत कम ट्रेवल करता है। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कौन करता है? रेडियो वेव्स करते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं आज आप सुन रहे हैं बीबीसी लंदन से जो है प्रोग्राम। क्यों? लंदन से प्रसारित होता है कि नहीं होता है? क्या कभी ऐसा कहते हैं कि कॉस्मिक रेज को यूज करके जो है वेव बना दे? नहीं, क्योंकि रेडियो वेव जो है क्या करता है? ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, बट इसके पास एनर्जी कम होती है। आप सभी को पता होगा कि गामा रेज जो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैं लिखते भी चले जाता हूँ, यही लिख देते हो।
यहीं पे गामा रेज का जो हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में कॉस्मिक रेज बहुत घातक होती है, ये हमारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पावरफुल अगर जो कोई रेज होती है तो वो कौन सी होती है, जो है कॉस्मिक रेज होती है। उसके बाद हम बात करते हैं गामा रेज की, सॉरी गामा रेज। गामा रेज भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं या फूड स्टोरेज में यूज करते हैं। जितने गोदाम होते हैं वहां पे इसी रेज का यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इसके पास काफी पावर होता है, तो सेल को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं, जिस कारण से कैंसर में भी यूज कर सकते हो और फूड स्टोरेज में भी आप क्या कर सकते हो, इनका जो है यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसका MRI में भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडक्शन। जो आप लोगों का ब्रेन होता है ना, एक्चुअली एक्सरे से पहले हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, लेकिन कई वाले ऐसे पार्ट होते हैं कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन का सही से घुमा घुमा के खोपड़ी को तो नहीं लेंगे ना। मान लो कि अगर जैसे मान लो हाथ टूटा तो हम एक्सरे मशीन पे रखते हैं, जो है ले लेते हैं, हाथ को पलट के रख देते हैं। अब मुंडी का लेना है यहाँ का, अब उसको मुंडी घुमा तो नहीं देंगे ना, इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, MRI, उसके अंदर क्या होता है, मशीन घूमते रहता है और वो क्या करता है, चारों डायरेक्शन से जो है आपका फोटो ले लेता है। अब अगर इसी के अंदर ये कमी ना रहती तो हम लोग MRI का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके जो है अलग अलग डायरेक्शन से जो हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग किसका यूज में करते हैं, यानी कि बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं। बॉन्ड्स टूटा है या नहीं टूटा है, आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, जब बॉन्ड्स अगर ऐसा है, अगर यहाँ से लाइट पास हो गया तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि एक्सरेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर जहां से ब्रेक होंगे वहां से पास हो जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा, और जहां से पास नहीं होंगे तो यानी कि सॉलिड दिखेगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स जो है ब्रेक होते हैं, इनको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। दूसरा, जेम्स, जो अच्छे अच्छे कीमती जो पत्थर होते हैं ना, अगर आप लोग खरीद रहे होंगे, जो खरीदते हैं, तो उसको एक्सरे से पहले चेक किया जाता है, क्या पता वो टूटा हुआ निकलेगा। आप मान लो बड़ा सा पत्थर देख के खरीद के लाए और वो अंदर से टूटा हुआ, आपको बनाना था किसी का मूर्ति, अब वो तो टूटा हुआ निकल गया। तो इस चीज को भी पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जेम्स का जो है एक्सरे यूज करते हैं। आप जो एक्सरे यूज करते हो, जो आप लोग एक्सरे मशीन होती है, उसको किसमें मेजर किया जाता है, रोंटगन में मेजर किया जाता है। याद रखना, आपको बायोलॉजी में बताया भी जाएगा कि एक्सरेज जो होते हैं उसको किसमें मेजर किया जाता है, रोंटगन में। और आपका जो मशीन का रोंटगन होता है लैब में, वो 6 से लेके 10 या 12 तक होता है, अलग अलग जगह थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। अगर इसी को 100 रोंटगन कर दोगे तो हमारे चिथड़े उड़ा देगा, ये बम से कम काम नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल में, और उसका मैक्सिमम ही 13 होता है जो लैब में यूज होता है ना। नहीं तो पता लगा किसी दिन उसकी सैलरी नहीं दिया तो बस घुमा दिया और जो है रोंटगन 100 कर दिया, सब पार हो जाएगा अगल बगल का। इसीलिए वो क्या करते हैं कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि 13 होती है। इस तरह वाले में जो है हम लोग हमारे शरीर का ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर उसको दे दिया जाए 100 रोंटगन यानी कि 200 रोंटगन, तो वो हमारे धज्जियां उड़ा देंगे, तो फिर जो है क्या हो जाएगा, वो काफी ज्यादा जो है हार्मफुल होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, आपको पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज जो होते हैं वो स्किन कैंसर में यूज होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में होते हैं। दूसरा, फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है, वाटर का फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने एक एड सुना होगा, आरओ कैंट देता है सबसे सुरक्षित एवं शुद्ध पानी, किसके साथ, विथ अल्ट्रा वायलेट प्यूरिफिकेशन। वो कहती है, हेमा मालिनी कहती है यूवी के साथ, लेकिन वहां पे क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे के साथ जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका जो है फिल्ट्रेशन करते हैं। स्किन कैंसर में इसका यूज करते हैं। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर ना रुकेगा तो हमारे को स्किन कैंसर के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विजुअल लाइट। विजुअल लाइट का मतलब होता है जो आप लोग कलर देख रहे हैं उनमें सभी में जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो विजुअल लाइट आ जाते हैं। दूसरा, इंफ्रारेड, जितने भी
आप लोग रात में जो देखते हैं वो सभी के सभी किस कारण से देखते हैं? जो कहते हैं ना नाइट विजन लगा हुआ है, आर्मी के में लगा रहता है, उसमें कौन सा रेज का यूज किया जाता है? इंफ्रारेड यूज किया जाता है। आप लोगों ने थर्मो डिटेक्टिव का नाम सुना होगा, तो वहां पे भी जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? इसी इंफ्रारेड का यूज करते हैं। आर्मी इसका यूज करती है या लाइट विजन के लिए जो है नाइट विजन, ठीक है, नाइट विजन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, इसमें थर्मल डिटेक्टिंग में यूज किया जाता है। यानी कि तीसरा, सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा, सीसीटीवी में एक रात में बल्ब जलता है, दिन में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन रात में देखिएगा एक रेड कलर का बल्ब जलता है। इसका मतलब वो कौन सी लाइट निकाल रही? इंफ्रारेड। नहीं तो पता लगा लाइट बंद कर दो, चोरी कर ले जाओ। अगर जब मान लो कि पड़ोस के घर में अगर जब मुझे चोरी करना है, क्या करूंगा? ट्रांसफर गिराऊंगा, और अगर जब वो इन्वर्टर पे नहीं होगा तो आराम से चोरी करके चले जाऊंगा। ठंड के समय तो कहेगा सब लाइट गया है, वैसे ही बंद करके रखते हैं। तो इस किसके भरोसे से होते हैं? सीसीटीवी कैमरे। तो उसमें कौन सी रेज यूज की जाती है? इंफ्रारेड। यही रेज जो होती है वो हीट के कारण बनती है। आपसे पूछा जाएगा कि किस रेज में जो है सबसे ज्यादा हीट होती है, तो इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड लाइट से निकाल दिया जाए तो आपको लाइट कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा। इसी कारण से जहां ठंडे होते तो वहां पे इंफ्रारेड जो है पहुंच नहीं पाते हैं। इस कारण से क्या हो जाता है, वो जो है क्या करते हैं, यानी कि जो है लोग धूप में निकलते इंफ्रारेड लेने के लिए, यानी कि जो ठंड के समय हमारे भी तिरछी हो जाती है लाइट, तो वहां पे क्या होता है, काफी कम इंफ्रारेड आते हैं। यानी कि इंफ्रारेड के कारण ही आपको क्या होता है, हीट का फील होता है। अगर इंफ्रारेड निकाल दोगे तो आपको लाइट बड़ा सुकून देगा, कोई गर्मी नहीं, कोई किसी तरह का फील नहीं होगा। ठीक है, ओके। ये जो माइक्रोवेव होते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कुकिंग में यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं, टेलीफोन में यूज करते हैं, अदर सिग्नल में। रडार जितने भी होते हैं जो आर्मी यूज करती है वो आपका माइक्रोवेव में यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव का काफी अच्छा रेंज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो होता है वो ट्रेवल करता है, वो कौन करता है? रेडियो वेव। लेकिन यहाँ पे जो है आपको याद रखना कि माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं? मोबाइल में। एम से माइक्रो, एम से क्या हो जाता है? मोबाइल में, या कई जगह पे इसको हम लोग जो है टीवी में भी यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का जो है टीवी में यूज किया जाता है और रडार में। ठीक है, मोबाइल, टीवी एंड रडार में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड कुकिंग में भी यूज किया जाता है। खाना बनाने के लिए आप लोग आजकल जो यूज करते हो माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट, रेडियो वेव। अगर जो रेडियो वेव आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीवी है, जैसे मैंने बताया कि रेडियो वेव में कैसे सुनते हैं, कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये बीबीसी लंदन से प्रसारित हो रहा है, ये यूएस से प्रसारित हो रहा है, यानी कि ये जो ना काफी दूर तक ट्रेवल करता है। आपको सभी वेव जो है याद रखने हैं कि किसका सीक्वेंस कैसा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो आएंगे कि बताओ अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा है, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल का, फिर अल्ट्रावायलेट का। अगर वो एग्जामिनर ऐसा पूछ दे गामा रेज, विजुअल रेज, माइक्रोवेव में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी? तो गामा रेज की हो जाएगी। इसीलिए इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। और इसका सीक्वेंस में याद रखने का क्या तरीका है? क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सीधा कर दूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके रिलेटेड और